आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी। 10 नवंबर 1938 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया था। इस दौरान उन्होंने प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे। क्या आप जानते हैं कि 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ही लाया गया था। इसके बाद 1948 के एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के जरिए भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई। बाबा साहब ने ये काम उस वक्त कर दिया था जब उस जमाने के सबसे ताकतवर मुल्क भी इस मामले में बहुत पीछे थे। बाबा साहब ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबरी के अधिकार दिए हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम किया। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त भी बाबा साहब ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे थे। इसके अलावा महिलाओं की खरीद फरोख्त और शोषण के विरुद्ध भी बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए। साथ ही बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्यों को विशेष कदम उठाने की इजाजत भी दी। वोटिंग राइट्स को लेकर 20वीं शताब्दी के आधे हिस्से तक दुनिया भर में कई आंदोलन हुए, लेकिन उस समय भारत में इसके लिए बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं हुए थे। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को भी समान मताधिकार दिया। आज 18 साल की उम्र होने पर महिलाएं वोट डालने का हक रखती हैं, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को मताधिकार दिलाया था। बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वे अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय समाज में स्त्री पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई पाटने का सार्थक प्रयास किया। जाति, लिंग और धर्म निरपेक्ष संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय की कल्पना की है। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया। इस बिल के 4 प्रमुख अंग थे। पहला, हिंदुओं में बहुविवाह प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान जो विधि सम्मत हो। दूसरा, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और बच्चे गोद लेने का अधिकार देना। तीसरा, पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना। हिंदू समाज में पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे। चौथा, आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। जैसे महिला विरोधी हिंदुओं की वजह से हिंदू कोड बिल पास न हो सका। आखिरकार 7 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में 1955-56 में हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के रूप में अलग अलग पास किया गया। महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में हिस्सेदारी देना, तलाक का अधिकार और बच्चे गोद लेने का अधिकार भी बाबा साहब ने ही दिलाया। उस समय के हिंदू समाज में ऐसी मान्यता थी कि अगर महिला अपने घर से डोली पर निकलती है तो वापस उसके अर्थी उठती है, और विवाहित स्त्रियों को अपने पिता के घर वापस आना पाप माना जाता था। लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्रांति की शुरुआत कर दी थी। बाबा साहब ने असहाय महिलाओं को उठकर लड़ने की प्रेरणा देने के लिए बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। 1928 में मुंबई में एक महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब की पत्नी रमाबाई थी। 20 जनवरी 1942 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 25,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। उस समय इतनी भारी संख्या में महिलाओं का एकजुट होना काफी बड़ी बात थी। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें शूद्रों के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी थी, बल्कि उन्होंने इस घृणित किताब को इसलिए भी आग के हवाले किया था क्योंकि उसमें महिलाओं को भी गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो अंबेडकर संभवतः पहले अध्येता रहे हैं जिन्होंने भारतीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझने की कोशिश की। उनके संपूर्ण विचार मंथन के दृष्टिकोण में